आज का हमारा टॉपिक है टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम यानी टैपवार्म, जिसकी हमें लाइफ हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टैपवार्म के बारे में समझते हैं। टैपवार्म का जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट पर कंप्लीट करता है, जिसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो है वो पिग होता है। तो इस तरह से ये दोनों होस्ट होते हैं टीनिया सोलियम के या टैपवार्म के। इसे हम द पार्क टैपवार्म के नाम से भी जानते हैं। फ्री लार्वल स्टेज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम के लाइफ साइकिल में जो फ्री लार्वल स्टेज है वो एब्सेंट होता है, यानी लार्वा पाया तो जाएगा लेकिन वो होस्ट की बॉडी में ही रहेगा, वो फ्री नहीं पाया जाएगा। In the developmental stages of Taenia, following process are involves। टीनिया के डेवलपमेंटल स्टेजेस में कुछ प्रोसेस हैं जिसको हम यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दूसरा है कैप्सूल फॉर्मेशन, तीसरा है ओंकोस्फीयर फॉर्मेशन, चौथा है इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट यानी पिग में कैसे इन्फेक्शन होगा, सिस्टी सर्कस ओआरआर ब्लैडर वर्म फॉर्मेशन, और पांचवा है छठवां हो जाएगा इन्फेक्शन टू प्राइमरी होस्ट यानी मैन। तो एक एक करके हम यहाँ पर टीनिया सोलियम के बारे में, उसकी डेवलपमेंट, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले आपको टीनिया सोलियम में जो मैच्योर प्रोग्लैटिड्स है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस वीडियो को आप देख लेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखिए इसमें कॉपुलेशन में क्या होता है, कॉपुलेशन मतलब इंसर्शन ऑफ सीरस या पेनिस होता है इनटू वेजाइना ऑफ द सेम ओआरआर अदर प्रोग्लैटिड टू रिलीज स्पर्मेटोजोआ। मतलब क्या होगा कि सीरस या पेनिस किस में इंसर्ट हो जाएगा, वेजाइना में, और क्या रिलीज कर देगा, स्पर्मेटोजोआ, जिस प्रोसेस को हम कॉपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये सेम प्रोग्लैटिड्स में भी हो सकता है और बगल के प्रोग्लैटिड्स के बीच में भी हो सकता है। उसके बाद जब वेजाइना में स्पर्म रिलीज किया जाएगा तो स्पर्म वेजाइना से किस में जाएगा, सेमिनल रिसेप्टिकल में जाता है। यहाँ कुछ डायग्राम को समझते हैं। तो ये सीरस या पेनिस है और पेनिस के द्वारा स्पर्म को रिलीज कर दिया गया कहाँ पर, ये वेजाइना में, और वेजाइना में जाकर ये सेमिनल रिसेप्टिकल में स्टोर होगा और सेमिनल रिसेप्टिकल से ये किस में जाएगा, फर्टिलाइजेशन डक्ट में, और फर्टिलाइजेशन डक्ट में ही क्या पहुँचता है, यहाँ पर ओवरी से ओवा बनकर आता है, यानी ओवा भी आ जाएगा और स्पर्मेटोजोआ भी पहुंच जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन डक्ट में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इसलिए कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन डक्ट में एग जो है या ओवा फर्टिलाइज होने के बाद ये किस में चला आएगा, तो यहाँ पर ये जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स है इसको क्या कहते हैं, ऊ टाइप कहते हैं। तो यहाँ पर ऊ टाइप में आप देखेंगे कि याक सेल मिलेगा। तो अगला स्टेप हम क्या पढ़ते हैं, कैप्सूल फॉर्मेशन। जाइगोट ओआरआर एग सेल्स पास इनटू ऊ टाइप, यानी जो एग सेल या जाइगोट है वो पास करके किस में चला जाएगा, ऊ टाइप्स में। इट बिकम्स एसोसिएटेड विथ ए लार्ज याक सेल्स, यानी ये किससे एसोसिएट हो जाएगा, लार्ज साइज के याक सेल से। और याक सेल को व्हाइट लाइन सेल भी कहते हैं, जो कि इसके द्वारा बना कर दिया जाता है, व्हाइट लाइन ग्लैंड के द्वारा। याक सेल्स एंड जाइगोट इनक्लोज्ड इन ए थिन सेल ओआरआर कोरियानिक मेम्ब्रेन। याक सेल और जाइगोट इन दोनों को एक सेल या कोरियानिक मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज कर लिया जाता है। और ये सेल या कोरियानिक मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पर बनते हैं, यूट्रस में बनते हैं। किसके द्वारा, कुछ मटेरियल निकलते हैं कहाँ से, यूट्रस से, जो कोरियानिक मेम्ब्रेन या सेल बनाता है।
उसके बाद सिक्रीशन ऑफ मेहलिस ग्लैंड लुब्रिकेट द यूटेराइन कैनाल। जो मेहलिस ग्लैंड का सिक्रीशन है वो क्या करता है, यूटेराइन कैनाल को लुब्रिकेट करता है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम समझते हैं इसको। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन डक्ट में क्या हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर फर्टिलाइज्ड एग जो है यहाँ से माइग्रेट होकर किसमें चला आया, ऊ टाइप में आया, और यहाँ पर ये किस सेल से एसोसिएट हुआ, याक सेल से। और याक सेल कहाँ से आया था, व्हाइट लाइन ग्लैंड से। तो याक सेल और जाइगोट, याक सेल का काम क्या होगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे याक सेल और जाइगोट ये दोनों जब एसोसिएट हो जाते हैं तो इन दोनों का माइग्रेशन कहाँ पर होता है, यूट्रस में। और जब ये यूट्रस में जाते हैं तो यूट्रस के द्वारा क्या किया जाता है, इस याक सेल और जाइगोट के बीच में या जाइगोट के चारों तरफ क्या बना दिया जाता है, यहाँ पर एग सेल या कोरियानिक मेम्ब्रेन बना दिया जाता है। तो यहाँ पर तीन चीजें आपको दिखेंगी, एग सेल या कोरियानिक मेम्ब्रेन जो यूट्रस के द्वारा बनाया जाएगा, याक सेल जो व्हाइट लाइन ग्लैंड बनाएगा, और जाइगोट जो स्पर्मेटोजोआ और ओवा के फ्यूजन से बना होता है। तो इस तरह से ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद कैप्सूल का फर्दर डेवलपमेंट होगा तो ओंकोस्फीयर बनेगा। तो यहाँ पर अगला क्या पढ़ते हैं, ओंकोस्फीयर फॉर्मेशन। ओंकोस्फीयर फॉर्मेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज कहाँ पर होगा, यूट्रस में होगा। तो यहाँ पे जाइगोट का क्लीवेज कहाँ पर होगा, यूट्रस में। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। क्लीवेज कैसा होता है, होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होता है। फर्स्ट अनइक्वल डिवीजन रिजल्ट्स इन ए लार्जर मेगामियर और स्मॉलर एम्ब्रियोनिक सेल। पहला जो अनइक्वल डिवीजन होगा उसमें एक लार्ज सेल बनेगा जिसे मेगामियर कहेंगे, और एक स्मॉल सेल बनेगा जिसे एम्ब्रियोनिक सेल कहता है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम समझते हैं, ये एग सेल या कोरियानिक मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये याक सेल है जो न्यूट्रिशन देगा। उसके बाद यहाँ जो जाइगोट था उसमें अनइक्वल क्लीवेज हुआ, तो यहाँ पर क्या बन गया, स्मॉल साइज का एम्ब्रियोनिक सेल और लार्ज साइज का मेगामियर बन गया। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, क्लीवेज। अब क्लीवेज होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, मॉरूला। मॉरूला में क्या होता है कि जो मेगामियर बना है वो डिवाइड होगा बार बार और तमाम मेगामियर और बना लेगा। उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक सेल है वो भी डिवाइड होगा, तो दो तरह का सेल बनाएगा, एक लार्जर सेल जिसे मेजोमियर्स कहते हैं और स्मॉलर सेल बनाएगा जिसे माइक्रोमियर्स कहते हैं। तो इस तरह से पूरे एम्ब्रियो में तीन तरह के सेल आपको दिखाई देंगे, माइक्रोमियर्स, मेजोमियर्स और मेगामियर्स। अब यहाँ पे माइक्रोमियर फॉर्म ए राउंडेड मास द मॉरूला। जो माइक्रोमियर होगा वो क्या बनाएगा, मॉरूला बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो था, ये 2 सेल्ड स्टेज वाला एम्ब्रियो था। अब इसमें क्या है, ये बड़ा वाला मेगामियर था और छोटा वाला क्या था, ये एम्ब्रियोनिक सेल था। अब जो मेगामियर है वो तो बहुत सारे मेगामियर को बनाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मेगामियर को बनाएगा। बाकी जो एम्ब्रियोनिक सेल है वो मेजोमियर और माइक्रोमियर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप समझेंगे कि जो याक सेल्स है इसको यूटिलाइज किया जाएगा। यहाँ पे जो मेगामियर है वो याकी हो जाएगा। याकी क्यों हो जाएगा, याकी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो याक सेल है वो अपना याक किसको ट्रांसफर कर देता है, मेगामियर को, जिससे मेगामियर सबसे बाहर एक कवरिंग बनाते हैं जिस सेल में याक पाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मेजोमियर है वो क्या सिक्रीट करते हैं, यहाँ पर एम्ब्रियोफोर, यानी मेजोमियर यानी हर तीनों प्रकार के जो सेल बने होंगे तीनों से अलग अलग प्रकार की संरचना बनेगी। यहाँ पर एम्ब्रियोफोर बन गया, याकी मेगामियर बन गया। उसके बाद जो माइक्रोमियर था वो एक सॉलिड मॉस बन गया जिसे क्या कहा गया, मॉरूला कहा गया। उसके बाद ये बाहर वाला क्या है, ये एग सेल या कोरियानिक मेम्ब्रेन होता है, एग सेल या कोरियानिक मेम्ब्रेन होता है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, अभी तो ओंकोस्फीयर बना नहीं, अभी तो ये सारे मतलब एम्ब्रियोनिक सेल्स का अरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ पर मॉरूला बन रहा है। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होगा, हेक्साकैंथ एंड ओंकोस्फीयर। हेक्साकैंथ और ओंकोस्फीयर की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा,
मोरूला डेवलप 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस हुक्स, यानी बीच में जो मोरूला बना था उसमें 3 जोड़ी काइटिन के बने हुए हुक डेवलप होते हैं। और इस हुक का निर्माण किसके द्वारा होगा? ओंकोब्लास्ट के द्वारा होगा। ओंकोब्लास्ट मतलब मोरूला के अंदर कुछ सेल होते हैं जो सबसे अलग होकर के और काइटिनस हुक का सिक्रीशन करते हैं। उस डिफरेंशिएटेड सेल्स को क्या कहते हैं? ओंकोब्लास्ट कहते हैं। दिस 6 हुक्ड एम्ब्रियो कॉल्ड हेक्साकैंथ, इसी 6 हुक वाले एम्ब्रियो को किस नाम से जानते हैं? हेक्साकैंथ के नाम से जानते हैं। हेक्सा का मतलब ही होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 हुक्ड एम्ब्रियो बनेगा। हेक्साकैंथ पोसेस ए पेयर ऑफ लार्ज पेनिट्रेशन ग्लैंड, हेक्साकैंथ के बाद पास क्या होता है? एक बड़े साइज का पेनिट्रेशन ग्लैंड पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाई 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सराउंडेड होता है किसके द्वारा? तो यहाँ पर 2 हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन, यहाँ पे हेक्साकैंथ, ये बीच में हेक्साकैंथ ही है जिसमें 3 जोड़ी हुक्स पाए जाते हैं और ये सराउंडेड होता है किसके द्वारा? हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन के द्वारा। उसके बाद देखते हैं हेक्साकैंथ मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाया जाएगा यहाँ पर? तो बाहर यहाँ पर मिल जाएगा आपको ओंकोस्फेरल मेम्ब्रेन, उसके बाद और क्या मिलेगा? एम्ब्रियोफोर मिल जाएगा। और यहाँ पर याक जो है इसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा। जो याक है वो अपना याक सेल जो है अपना याक ट्रांसफर कर देता है किसके पास? यहाँ पर एम्ब्रियोफोर वाले लेयर के पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बीच में 6 हुक्ड एम्ब्रियो बन जाता है, इसी को हेक्साकैंथ कहते हैं। और हेक्साकैंथ और उसको चारों तरफ से सराउंड करने वाले मेम्ब्रेन को एक साथ मिलाकर किस नाम से जानते हैं? इसे ओंकोस्फीयर कहते हैं। ओंकोस्फीयर, यानी ओंकोस्फीयर के अंदर ही हेक्साकैंथ होता है। तो ये हेक्साकैंथ है यहाँ पर, उसके ऊपर ये सभी मेम्ब्रेन बने हुए हैं या कवरिंग है। यहाँ पर फ्री हेक्साकैंथ को दिखाया गया है। यहाँ पर ये क्या है? फ्री हेक्साकैंथ, इसमें 3 पेयर्स हुक्स पाए जाते हैं। अब यही हेक्साकैंथ होगा जो क्या करेगा? यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हेक्साकैंथ है जिसके चारों तरफ तमाम कवरिंग होती है, जो ओंकोस्फीयर कहलाता है टोटल स्ट्रक्चर, यही ओंकोस्फीयर ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स या राइप प्रोग्लैटिड्स में पाया जाएगा। और आप जानते हैं ग्रेविड या राइप प्रोग्लैटिड्स जो होता है वो टीनिया की बॉडी से वो डिटैच होकर के और होस्ट के फेसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता रहता है। यानी जो ग्रेविड या राइप प्रोग्लैटिड्स है उसके अंदर ओंकोस्फीयर पाया जाएगा और ये ओंकोस्फीयर के अंदर क्या मिलेगा? हेक्साकैंथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ओंकोस्फीयर जो फर्टिलाइज्ड एग में पाया जाएगा होस्ट फेसेस के द्वारा जब बाहर निकलेगा तो उसी फेसेस को कौन खा लेगा? उसी फेसेस को पिग खा लेता है। तो पिग की बॉडी में कौन जाता है? ओंकोस्फीयर जाता है। और ओंकोस्फीयर जब पिग की बॉडी में जाएगा तो पिग के गट में क्या होगा कि जो ओंकोस्फीयर के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होते हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे और क्या बचेगा यहाँ पर? हेक्साकैंथ। तो यहाँ पर इन्फेक्शन टू सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? तो ये जो है पिग होता है। सेकेंडरी होस्ट क्या होगा? पिग होगा। यहाँ पर आप देखेंगे राइप या ग्रेविड प्रोग्लैटिड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ स्टोबिला डिटैच, ये अपोलिसिस की बात हो रही है। इन ग्रुप्स ऑफ 4 ORR 5 एंड पास आउट विद द होस्ट फेसेस, और ये जो है पास हो जाते हैं होस्ट फेसेस के द्वारा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये एडल्ट टीनिया सोलियम है, इसके बॉडी का पीछे वाला सेगमेंट टूट करके यहाँ से निकला, जिस प्रोसेस को क्या कहा गया? अपोलिसिस। और जो सेगमेंट टूट कर निकलता है उसमें हाईली ब्रांच्ड यूट्रस पाए जाते हैं और इस यूट्रस में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे ओंकोस्फीयर पाए जाते हैं। तो जब एगेशन होगा मैन में, एगेशन के साथ फेसेस बाहर आएंगे और फेसेस के साथ क्या आएगा? यहाँ पर ग्रेविड या राइप प्रोग्लैटिड भी आएगा। तो ग्रेविड या राइप प्रोग्लैटिड के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाएंगे? ओंकोस्फीयर्स पाए जाते हैं। और ये फेसेस के साथ ओंकोस्फीयर को कौन इंगेस्ट करेगा या कौन ग्रहण करेगा, कौन खाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पिग खाएगा और जब पिग इसको खाएगा तो ओंकोस्फीयर इस फेसेस के साथ पिग के किस में चला जाएगा? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या होगा? इंटेस्टाइन में ओंकोस्फीयर जाएगा तो ओंकोस्फीयर के सारे मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा?
हेक्साकैंथ, और वो हेक्साकैंथ इंटेस्टाइन से माइग्रेट होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे पिग मसल्स में, पिग के मसल्स में चला जाता है। और इसी पिग मसल्स को कौन खाता है, ये ईटन बाय मैन। इसी को मैन जब खाएगा तो मैन की बॉडी में कौन चला जाएगा, सिस्टीसर्कस लार्वा। और सिस्टीसर्कस लार्वा जब जाएगा मैन के इंटेस्टाइन में तो वो क्या करेगा, वो नए नए प्रोग्लैटिड्स को बनाता रहेगा, जिससे एडल्टीनिया का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टीसर्कस ओआरआर ब्लैडर वर्म फॉर्मेशन के बारे में। When hexacanth migrate into pig muscles, they devoid their hooks, यानी जब पिग मसल्स में चले जाते हैं हेक्साकैंथ तो वो अपने हुक्स को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, और ग्रो इनटू सिस्टीसर्कस लार्वा, और किसमें ग्रो कर जाते हैं, सिस्टीसर्कस लार्वा में। यहाँ पर आप समझते हैं कि जो हेक्साकैंथ होता है ये माइग्रेट होकर किसमें जाएगा, ये पिग के मसल्स में जाएगा, और पिग के मसल्स में जब ये जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में, इसमें इनवेजिनेशन होता है, कुछ ऐसे इन्वेजिनेशन होगा, जिससे यहाँ पर प्रोस्कोलेक्स बनकर आता है। और प्रोस्कोलेक्स के यहाँ पर नीचे पीछे वाला जो रीजन है, इस पीछे वाले रीजन से यहाँ पर किसका निर्माण होगा, तो यहाँ पर इसकी नेक का निर्माण होगा। और आप जानते हैं अगर टीनिया सोलियम में नेक बन गया तो नेक से वो क्या करेगा, अपनी पूरी बॉडी बना लेगा, पूरा स्ट्रोबिला बना लेता है। अब देखेंगे कि यही सिस्टीसर्कस या ब्लैडर वर्म कहाँ पाया जा रहा है, पिग के मसल्स में। अब पिग के मसल्स को कौन खाएगा, ये मैन खाएगा। तो मैन की बॉडी में कौन जाएगा, ये सिस्टीसर्कस लार्वा, या इसे ब्लैडर वर्म लार्वा कहते हैं, क्योंकि ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर भी रखता है, इसलिए इसे को क्या कहते हैं, ब्लैडर वर्म। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉर्क है या ये जो मांस है जिसमें सिस्टीसर्कस लार्वा पाए जाते हैं, उसे हम मीसली पार्क कहते हैं। कौन सा पार्क कहेंगे, मीसली पार्क। और इस मीसली पार्क को कौन खाएगा, मैन। तो मैन जो है जब इस पार्क को खाएगा तो सिस्टीसर्कस किस में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में, मैन के इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं सिस्टीसर्कस में स्कोलेक्स बन चुका होता है, तो स्कोलेक्स जो है वो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से अटैच हो जाएगा, और नेक रीजन जो होगा उसका, उस नेक से नए नए प्रोग्लैटिड्स बना करके क्या बना देगा, यहाँ पर इसकी बॉडी में एडल्टीनिया बना देगा, एडल्टीनिया। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल है। एडल्टीनिया प्राइमरी होस्ट में कैसे आया और फिर सेकेंडरी होस्ट में कैसे जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी होस्ट में तो ये होस्ट के फेसेस के द्वारा जाएगा, और कौन सा स्टेज जाएगा, ओंकोस्फीयर जाएगा। और प्राइमरी होस्ट में कौन आएगा, सिस्टीसर्कस आएगा, जो किसके साथ आएगा, मीसली पार्क के थ्रू आएगा। तो इस चीज को आपको समझ लेना है। तो इस तरह से ये पूरा क्या इसका खत्म हो जाता है, इसका पूरा डेवलपमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसको सही से और सही तरीके से समझ करके पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम को समझ लेना है। अगले वीडियो में हम अगला फाइलम स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं एस्के हेलमिन्थेस, जिसे स्यूडोसिलोमेट फाइला भी कहते हैं।